कॉलेज कैंपस में पुलिस की एंट्री से हड़कंप मच गया था। विक्रम वर्मा के आदमी जो श्रेया पर हमला करने में नाकाम रहे थे, भीड़ का फायदा उठाकर किसी तरह बच निकले। उनमें से एक आदमी ने बाहर निकलते ही विक्रम वर्मा को मैं बीच में नहीं आने दूंगा। इस बार मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ और इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ कैंपस में पुलिस को देखकर श्रेया भी घबरा गई। वो तुरंत अपने पापा के पास चली गई। पापा, आप यहाँ? और ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, बस रूटीन चेकिंग है। शहर में जानवरों के इतने हमले हो रहे हैं, इसीलिए पुलिस हर जगह पर चेकिंग कर रही है। वो जानवर भीड़ की खबर चाहिए। यस सर। प्रकाश का ऑर्डर मिलते ही कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में कॉलेज के बाहर खड़े हो गए। पुलिस के जाने के बाद कैंपस धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। श्रेया अकेली एक बेंच पर बैठी अपने सपने के बारे में सोच रही थी और तभी संकेत हिचकिचाते हुए उसके पास आया। श्रेया, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? अब क्या बाकी रह गया है संकेत? मैं दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ श्रेया। ये सुनकर श्रेया
रोहन सच कह रहा था और मैंने उस पर यकीन नहीं किया। मैंने गुस्से में न जाने उसे क्या क्या कह दिया। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। ये बात सोचते हुए श्रेया रोहन को पूरे कॉलेज में ढूंढने के लिए निकल गई। बहुत देर ढूंढने के बाद आखिरकार रोहन उसे स्पोर्ट्स ग्राउंड की सीढ़ियों पर अकेला बैठा मिला। रोहन अपने कंधे को सहला रहा था और एकटक ग्राउंड को देख रहा था। रोहन। श्रेया की आवाज सुनते ही रोहन तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसे लगा श्रेया फिर से उस पर चिल्लाने आई थी। क्या हुआ श्रेया, तुम यहाँ? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। ये सुनकर रोहन हैरान हो गया। श्रेया की आंखों में आंसू थे। मुझे सब कुछ पता चल गया है। संकेत ने अभी अभी मुझे सब बता दिया है। वो शनाया की चाल थी और मैंने तुम पर शक किया। मैंने तुम्हें गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया। I'm really sorry रोहन, I'm really sorry। श्रेया को अपनी गलती पर इस तरह से रोता हुआ देखकर रोहन का दिल पिघल गया। वो अपना सारा दर्द भूलकर श्रेया के पास चला गया। हे श्रेया, इट्स ओके। नहीं, इट्स नॉट ओके। तुमने अपनी जान पर खेलकर कितनी बार मेरी जान बचाई और मैंने बदले में तुम्हें सिर्फ दर्द दिया, तुम पर गुस्सा किया, न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हालात ही ऐसे थे और मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। श्रेया ने तुरंत रोहन को अपनी बाहों में भर लिया। रोहन को कब से इसी पल का इंतजार था। उसके सीने का सारा बोझ एक पल में हल्का हो गया। लेकिन तभी श्रेया ने कहा, रोहन अब सच सच बताओ, तुम्हारी ताकत और वो लोग, इसके पीछे क्या राज है जो तुम मुझे बता नहीं रहे? श्रेया, मैं जानता हूँ ये सारी बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं और मैं तुम्हें सब कुछ बताना भी चाहता हूँ, लेकिन ये जगह और टाइम सही नहीं है क्योंकि सच बहुत खतरनाक है। श्रेया, मैं तैयार हूँ। मैं हर सच का सामना करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मेरे साथ हो। श्रेया के मुंह से ये शब्द सुनकर रोहन को लगा जैसे उसे दुनिया की सारी ताकत मिल गई हो। सालों बाद आज उसे लगा कि वो अकेला नहीं था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ श्रेया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उनके बीच की सारी गलतफहमियां मिट चुकी थी और रोहन ने धीरे से श्रेया का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। तुम्हारा हाथ ठंडा पड़ गया। शायद डर के मारे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए रोहन ने अपनी जैकेट उतारी और श्रेया के कंधों पर डाल दी। उस एक पल में श्रेया को दुनिया की सबसे महफूज जगह मिल गई थी। वो रोहन के बेहद करीब आ गई। दोनों चुप थे पर उनकी खामोशी हजारों बातें कह रही थी। ये उनके प्यार की एक नई और शायद सबसे मुश्किल शुरुआत थी। अब बताओगे क्या है तुम्हारी असली कहानी? कहानी बहुत लंबी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी, लेकिन मैं तुम्हें सब बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरे पेरेंट्स वो भी मेरी तरह थे। मैं उनके बारे में भी पता कर रहा हूँ। वो एक अलग दुनिया का हिस्सा थे, लेकिन मैं अनाथालय में पला बड़ा हूँ। मुझे बचपन से अपने अंदर ये ताकत महसूस होती थी, लेकिन मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। पर यहाँ आने के बाद लोगों ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा के बारे में पता करना चाहता हूँ। वो सारे भेड़िए तुम्हें मारना चाहते हैं? हाँ, उनकी मेरे पापा से दुश्मनी थी, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो दुश्मनी आखिर किस बात पर थी और मेरे पापा मुझे अनाथालय में क्यों छोड़ कर गए। ये बात सुनते ही श्रेया ने रोहन के हाथों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, तुम अकेले नहीं हो रोहन। अब हम इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी हिम्मत बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी जिंदगी में बहुत खतरा है श्रेया, और कोई तुम पर हमला करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी वजह से तुम्हें इस दलदल में आने की जरूरत नहीं है। रोहन, मैं बहुत कम लोगों पर भरोसा करती हूँ और तुम्हारे साथ रहकर मुझे हमेशा कुछ अलग सा महसूस हुआ है। हाँ, बीच में हमारे बीच चीजें खराब हो गई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे पहले कि रोहन आगे कुछ कह पाता, उसे सामने ग्राउंड से कुछ परछाइयां आती हुई दिखाई दी। उन परछाइयों को देखते ही रोहन ने श्रेया को पीछे कर लिया। सामने करण अपने भेड़ियों के झुंड के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में रोहन के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तो आखिरकार दोनों लव साथ आ ही गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से आने की? लगता है मार खाकर तुम्हारा मन नहीं भरा। हिम्मत तो बहुत है मुझ में रोहन, और आज मैं तुझे आखिरी वार्निंग देने आया हूँ। अब तेरे साथ साथ ये लड़की भी मरेगी।
मैं चाहता तो नहीं था कि हमारी लड़ाई के बीच में कोई इंसान आए, लेकिन तूने खुद ही इस लड़की को बीच में डाल दिया है। करण की बात सुनकर श्रेया हिम्मत करके रोहन के पीछे से निकलकर सामने आ गई। मैं तुम लोगों से नहीं डरती। रोहन और मैं एक साथ हैं और तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्रेया का ये रूप देखकर करण और बाकी इंसानी भेड़िए हैरान रह गए। वाह, एक मामूली सी लड़की में इतनी हिम्मत। तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? तुम जो भी हो, अगर तुमने रोहन या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी बात खत्म करते ही श्रेया की आंखों में एक अजीब सी सुनहरी चमक आ गई, जिसे सिर्फ करण और रोहन महसूस कर सकते थे। ये लड़की, इसकी आंखों में ये आम इंसान जैसी नहीं है, इसमें कुछ तो अलग है। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्रेया की आंखों में वो चमक देखते ही करण ने अपने कदम वापस पीछे खींच लिए। लगता है तेरी माशूका को अपनी जान प्यारी नहीं है। ठीक है, मैं तुम दोनों को सोचने के लिए एक और मौका देता हूँ। अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा हमला करूंगा। इतना कहकर करण अपने झुंड के साथ अंधेरे में गायब हो गया। उनके जाते ही रोहन श्रेया को हैरानी से देखने लगा। तुमने कैसे किया? तुम बिल्कुल भी नहीं डरी और वो लोग चले गए। मुझे नहीं पता, बस उसने तुम्हें धमकी दी तो मुझे गुस्सा आ गया और मेरा सारा डर गायब हो गया। मुझे लगा जैसे मैं भी लड़ सकती हूँ, उनका सामना कर सकती हूँ। श्रेया ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा हो, कोई अनजानी ताकत जाग रही हो। रोहन भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। रोहन ने तुरंत श्रेया का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर कैंपस की तरफ चला गया। लेकिन श्रेया के मन में अभी भी कई सारे सवाल चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वर्मा इंडस्ट्री के पेंट हाउस में विक्रम वर्मा अपने हाथ में विस्की का ग्लास लिए पुरानी फोटोज देख रहा था। ये फोटोज विक्रम वर्मा की जवानी की थी, जिनमें एक आदमी उनके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों दोस्तों की तरह साथ में हंस भी रहे थे। विक्रम वर्मा ने दूसरी फोटो उठाई, जिसमें वो आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म में था और विक्रम उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ा था और उसके कान में कुछ कह रहा था। दरअसल वो जवान आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रकाश माथुर था। हमेशा से तुम ही सही थे, है ना प्रकाश? तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना और मैंने क्या चुना? ताकत। और देखो आज तुम्हारे पास क्या है, एक छोटी सी पेंशन और उसूलों की एक खोखली जिंदगी, और मेरे पास पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत। विक्रम का मोटिवेशन सिर्फ पैसा और ताकत हासिल करना नहीं था। उसके दिल में जवानी से प्रकाश के लिए एक गहरी जलन और उसे गलत साबित करने की सनक सवार थी। वो प्रकाश को साबित करना चाहता था कि उसका चुना हुआ रास्ता ही बेहतर था। लेकिन इस बात से प्रकाश बेखबर था, क्योंकि विक्रम वर्मा शहर में नकली नाम से रह रहा था। प्रकाश, तुमने हमेशा मुझे कमजोर और गलत समझा, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। प्रोजेक्ट लाइकेन मेरी सबसे बड़ी जीत होगी और रोहन वो मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। ये कहते हुए विक्रम वर्मा ने प्रकाश की फोटो को विस्की के ग्लास में डुबो दिया। और तुम्हारी बेटी श्रेया, वो तो मेरे लिए एक बोनस है, एक ऐसा मोहरा जो तुम्हें बताएगा कि असली दुनिया कैसे चलती है। प्रकाश, वक्त आने पर तुम्हें उसकी भी असलियत पता चलेगी, क्योंकि जिन काले कामों को करने से तुम मुझे सालों पहले रोक रहे थे, उसकी शुरुआत मैंने तुम्हारी बेटी से ही की थी। एक तरफ विक्रम वर्मा अपने गंदे कारनामों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज फेस्ट खत्म होने के बाद रोहन ने श्रेया को घर छोड़ दिया और अब दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थी। पर आज अपने कमरे में वापस आने के बाद रोहन अकेला महसूस नहीं कर रहा था। श्रेया का साथ और उसका भरोसा रोहन के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया था। लेकिन साथ ही करण की धमकी और श्रेया के अंदर दिखे बदलाव ने उसे सोचने पर मजबूर भी कर दिया था। करण ने कहा था हमारे झुंड के बीच लड़ाई, इसका मतलब पापा का भी कोई झुंड था। करण के पापा और मेरे पापा दुश्मन थे। आखिर ये चांद के बच्चे हैं क्या? मुझे पता करना होगा, हो सकता है मेरी ताकत की कोई वजह हो।
मुझे जल्द से जल्द मम्मी पापा के बारे में पता लगाना होगा। कौन थे वो लोग? क्या उनके झुंड का कोई जिंदा बचा है या नहीं? ये बात सोचते हुए रोहन खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और तभी उसे श्रेया का ख्याल आया। और श्रेया, उसकी आंखों में वो लाइट, कहीं वो भी? नहीं, ये नहीं हो सकता। श्रेया एक इंसान है। शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन अब मुझे श्रेया का ध्यान रखना होगा, क्योंकि करण उस पर कभी भी हमला कर सकता है। अब छिपने का वक्त खत्म हो गया। अब मुझे अपने अतीत का सामना करना होगा और अपनी इस विरासत को समझना होगा। उसके बाद ही मैं करण और विक्रम वर्मा जैसे दुश्मनों से लड़कर अपने करीबी लोगों को बचा सकता हूँ। करण की बातों ने रोहन के दिमाग में तूफान ला दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि अब इस लड़ाई में वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े थे। वो अब अपने अतीत के बारे में जानने के लिए बेचैन था। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन एक अननोन नंबर से था। रोहन ने अपने आसपास नजरें घुमाई और तुरंत अच्छा, मैं रखता हूँ। आप आराम कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रोहन ने तुरंत कॉल काट दिया। उसकी आंखों में आंसू भी थे तो खुशी भी दिखाई दे रही थी। आखिर उस बॉक्स में क्या हो सकता है? मुझे जाकर देखना होगा। रोहन बिना वक्त गवाए पंचगनी जाने के लिए निकल गया। देखते ही देखते रात निकल गई और अगले दिन श्रेया ने नैना को अपने घर बुलाया। वो नैना को रोहन के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। श्रेया के रूम के अंदर आते ही नैना चौकन्नी होकर आसपास देखने लगी। नैना, आ जा अंदर, बाहर क्यों खड़ी है? क्या हुआ? रोहन के बारे में ऐसी क्या बात करनी थी तुझे? उसने फिर से कुछ कहा या तुझे परेशान किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नैना। देख, मैं जानती हूँ तू रोहन को पसंद नहीं करती, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। रोहन इनोसेंट है। ये सब शनाया की चाल थी ताकि वो रोहन को नीचा दिखा सके। और तूने उसकी बात पर यकीन कर लिया? श्रेया, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि क्योंकि उसने कल फिर से मेरी जान बचाई थी। मैं बैठकर उससे बात कर रही थी और तभी कुछ लोग, कुछ इंसानी भेड़िए। क्या बकवास है ये? उस लड़के ने तेरा ब्रेन वॉश कर दिया है। वो तुझे इन झूठी कहानियों में फंसा रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा नैना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे रोहन पर भरोसा है। भरोसा? तुझे उस लड़के पर भरोसा है जिससे तू कुछ हफ्तों पहले मिली है, और मुझ पर नहीं? मैं बचपन से तेरी दोस्त हूँ। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया, हर मुश्किल घड़ी में तेरे साथ रही हूँ, और तू आज उस आवारा अनाथ लड़के के लिए मुझसे लड़ रही है। आवारा अनाथ लड़का। नैना के मुंह से ये शब्द गुस्से में निकल गए, जिसे सुनकर श्रेया के मन में उथल पुथल शुरू हो गई। अनाथ? तुझे कैसे पता कि रोहन अनाथ है? ये सुनकर नैना घबरा गई। उसका गला एक पल के लिए सूख गया। श्रेया उसकी आंखों में ही देख रही थी। वो मैंने कॉलेज में किसी को बात करते हुए सुना था। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि वो। कौन बात कर रहा था? तुझे इतनी पर्सनल डिटेल कैसे पता चली? नैना, तू मुझसे कुछ छुपा रही है? मैं कुछ नहीं छिपा रही। श्रेया, तू मुझ पर शक कर रही है, वो भी उस लड़के के लिए। ठीक है, तू रह उसी के साथ
और जब वो तुझे धोखा दे तो मेरे पास रोती हुई मत आना। ये कहते हुए नैना गुस्से में वहाँ से चली गई। लेकिन आज पहली बार श्रेया के मन में अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए एक गहरा शक पैदा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ संकेत रोहन के अतीत का राज जानने के लिए पंचगनी पहुंच चुका था। वो आशियाना अनाथालय के बाहर खड़ा आसपास देख रहा था। ओह, तो ये है वो जगह। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। संकेत तुरंत अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाते ही उसे अनाथालय के गेट पर ताला लगा दिखाई दिया। ओह शिट, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सारी मेहनत बेकार हो गई। संकेत वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसकी नजर पास के एक छोटे से चाय के स्टॉल पर पड़ी, जहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो तुरंत उस चाय के स्टॉल पर चला गया। ओह अंकल, ये अनाथालय बंद है क्या? हाँ बेटा, कल रात को ही यहाँ से सब लोग चले गए। पता नहीं क्या हुआ था। बस कल रात यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और पुलिस की गाड़ियाँ भी आई थी। बहुत सारे लोग और पुलिस की गाड़ियाँ? हाँ, कुछ लोग तो यहाँ चक्कर काट रहे थे कई दिनों से। कहते हैं वर्मा साहब के आदमी थे। वैसे तुम कौन हो बेटा? अंकल, मैं रोहन का दोस्त हूँ। आप रोहन को जानते हैं ना, जो यहाँ पर रहता था? रोहन? अरे वो तो बड़ा ही प्यारा बच्चा है। अच्छा, तो तुम उसके दोस्त हो? संकेत समझ गया कि बूढ़ा उसके काम का आदमी था, इसलिए उसने अगले ही पल 500 के 2 नोट निकालकर उसे दे दिए। अंकल, ये आपके लिए। मुझे रोहन के बारे में कुछ बताइए ना। आप तो उसे बचपन से जानते होंगे ना। बूढ़े आदमी ने तुरंत वो नोट अपने कुर्ते की जेब में दबा लिए और बोला, रोहन वो बच्चा कभी कभी बड़ा अजीब हो जाता था। किसी से बात नहीं करता, गुमसुम रहता। कुछ पूछो तो जवाब भी नहीं देता। अच्छा, और कुछ पता है आपको उसके बारे में, या फिर इस अनाथालय के बारे में? और कुछ तो नहीं बेटा, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं जानता। संकेत का चेहरा उतर गया। वो वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। अरे हाँ बेटा, याद आया। आज सुबह ही कुछ लोग बात कर रहे थे कि कल रात जो गाड़ियाँ खड़ी थी ना, वो किसी विक्रम वर्मा की थी। विक्रम वर्मा? हाँ, मैंने बहुत साल पहले ये नाम सुना था। शायद वो आदमी रोहन को जानता है। मैंने ये बात अनाथालय में भी बताई थी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। विक्रम वर्मा का नाम सुनते ही संकेत के मन में बहुत सारे सवाल घूमने लगे। ठीक है अंकल, थैंक यू। बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए चीजें अब धीरे धीरे याद आती है। अगर कुछ और भी याद आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। संकेत ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। साला ये रोहन जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। आखिर इसका विक्रम वर्मा से क्या कनेक्शन हो सकता है? मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता करके रहूंगा। श्रेया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। इस रोहन की कभी नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश की भी नींद उड़ चुकी थी। रोहन से पंचगनी में हुई मुलाकात और वो लॉकेट जिस पर आर्यन नाम खुदा था, रात दिन उसके दिमाग में घूम रहा था। वो पुलिस स्टेशन में बैठे एकटक उस लॉकेट को देखे जा रहा था। आर्यन, ये नाम मैंने पहले कहाँ सुना है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? प्रकाश ने तुरंत अपनी पुरानी पुलिस डायरी निकाली और 20 साल पुराने पन्ने पलटने लगे। डायरी के पन्ने पलटते हुए अचानक उसकी नजर एक एंट्री पर गई।
केस नंबर 302, जंगल की आग। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक स्थानीय पत्रकार अजय मेहरा से इसमें पूछताछ की गई थी। उसने बताया कि आग लगने से कुछ दिन पहले उसने 2 अजनबियों को जंगल के पास देखा था। वो लोग बहुत घबराए हुए थे और कह रहे थे कि वर्मा के लोग उनके पीछे पड़े हैं। वर्मा के लोग, इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर उस वक्त ऊपर से इस फाइल को बंद करने का ऑर्डर नहीं आया होता तो आज मुजरिम जेल के पीछे होता। अब पता नहीं ये वर्मा कहाँ मिलेगा। ये बात कहते हुए प्रकाश ने गुस्से में इंटरनेट पर शहर में हो रहे जानवरों के हमले के बारे में सर्च किया और तभी उन्हें एक बिजनेस मैगजीन का आर्टिकल मिला जिसमें वर्मा इंडस्ट्रीज के शहर में नए रिसर्च सेंटर खोलने की खबर थी। उस आर्टिकल में विक्रम वर्मा का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लेकिन कहीं उसका फोटो नहीं था। बहुत देर ढूंढने के बाद भी प्रकाश को विक्रम वर्मा का कोई फोटो नहीं मिला। विक्रम वर्मा, आखिर ये आदमी है कौन? शहर का इतना बड़ा आदमी है और उसकी कहीं फोटो तक नहीं है। ये बात पच नहीं रही। प्रकाश हक्का बक्का होकर कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने अगले ही पल कमिश्नर सावंत को कॉल कर दिया। हेलो सावंत। हाँ बोलो प्रकाश। सावंत, मुझे केस नंबर 302 में तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्रकाश, इस केस की इंफॉर्मेशन निकालना तो बड़ा मुश्किल है यार। मैं अपने रिस्क पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम जानते हो। मैं सस्पेंड भी हो सकता हूँ प्रकाश। ओ सावंत प्लीज, मुझे लगता है मैं सच के करीब हूँ यार। सावंत ये बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गया और तभी उसने कहा, अच्छा बोलो, कैसी हेल्प? देखो, मुझे इस विक्रम वर्मा और वर्मा इंडस्ट्रीज के बारे में सब कुछ जानना है। इस विक्रम वर्मा का इस केस से और शहर में हो रहे जानवरों के हमले से जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन है यार। विक्रम वर्मा? तुझे लगता है वो आदमी? यार मुझे शक है। आगे की इन्फॉर्मेशन तू निकाल सकता है क्योंकि तू अभी सिस्टम के अंदर है। प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। सावंत ने तुरंत कॉल काट दिया और प्रकाश अपनी डायरी में लिखी डिटेल्स पढ़ने लगे। वहीं श्रेया से लड़ाई होने के बाद नैना कॉलेज अकेली ही निकल गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि श्रेया की आंखों में शक देखकर वो बेचैन थी। उसके दिमाग में रह रह कर बहुत सारे सवाल चल रहे थे और तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर अननोन नंबर था। नैना उस अननोन नंबर को देखते ही एक ऐसी जगह चली गई जहाँ कोई नहीं था। हेलो, मैंने श्रेया का लेटेस्ट ब्लड सैंपल आपको भेज दिया है। नैना हर महीने किसी न किसी बहाने से श्रेया का ब्लड सैंपल निकाल लेती थी और उसे विक्रम वर्मा के आदमियों को भेजती थी जिसके बारे में श्रेया बेखबर थी। हाँ, वो मिल तो गया, लेकिन तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हो। वो लड़का अभी भी उस लड़की के साथ है, इससे हमारा काम मुश्किल हो रहा है। लड़की को मुझ पर शक हो गया है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी गलती है, इसे तुम अकेले ही सुलझाओ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो रोहन, वो उसे मैनिपुलेट कर रहा है। मुझे वजह मत बताओ। बॉस बहुत नाराज है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम लड़की को कंट्रोल नहीं कर सकती तो वो तुम्हें इस खेल से बाहर कर देंगे, हमेशा के लिए। ये सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। नहीं नहीं, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। आखिर मैं बॉस के लिए इतने सालों से काम कर रही हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगी। श्रेया का भरोसा फिर से जीत लूंगी। मैं उसे यकीन दिला दूंगी कि रोहन ही असली विलन है। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। याद रखना, बॉस ने तुम पर जो एहसान किए हैं उन्हें चुकाने का वक्त है। अगर नहीं कर पाई तो तुमसे वो सब कुछ वापस छीन लिया जाएगा। लेकिन मेरी... इससे पहले कि नैना कुछ कहती, सामने वाले आदमी ने कॉल काट दिया। नैना डर से कांप रही थी। वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहाँ से निकलना नामुमकिन था। उसे विक्रम वर्मा की ताकत और पैसा चाहिए जिसके लिए उसे श्रेया की दोस्ती वापस जीतनी थी। वहीं श्रेया की माँ सुधा घर में पूजा कर रही थी। जब से श्रेया ने घर देर से आना शुरू किया था और वो गुमसुम रहने लगी थी, तब से सुधा का मन बहुत घबराया हुआ था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। हे भगवान, मेरी बच्ची पर कोई बुरी नजर न लगे। वो आजकल बहुत परेशान रहती है, न ठीक से खाती है, न सोती है, हमेशा खोई खोई सी रहती है।
रात को जागती रहती है। न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। मेरी बेटी की रक्षा करना भगवान। सुधा आंखें बंद कर पूजा में खोई हुई थी और तभी श्रेया वहाँ पहुँची। मम्मी, आप अभी तक पूजा कर रही हो? वैसे तो जल्दी कर लेती हो। हाँ बेटा, तेरे लिए ही प्रार्थना कर रही थी। सब ठीक तो है ना? तू आजकल बहुत चुपचाप रहती है। ये कहते हुए सुधा ने श्रेया के सिर पर एक छोटा सा टीका लगा दिया। कुछ नहीं मम्मी, बस पढ़ाई का स्ट्रेस है। तुम भी कहाँ इतना सोच रही हो, मैं ठीक हूँ। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि कुछ तो बात है जो तुझे परेशान कर रही है। अगर कुछ भी बात है तो बेझिझक मुझे बता देना। मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती। ये ले, इसे अपने पास ही रखना। सुधा ने अगले ही पल एक चांदी का ताबीज श्रेया के हाथ में रख दिया। अब ये क्या मम्मी? ये महामृत्युंजय मंत्र का ताबीज है। इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुझे हर बुरी नजर और खतरे से बचाएगा। थैंक यू मम्मी, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। अपनी माँ का प्यार और चिंता देखकर श्रेया का दिल भर आया। वो उन्हें अपनी उलझनों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं सकती थी। उसे डर था कि सच जानकर वो और भी ज्यादा डर जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ पंचगनी से लौटने के बाद रोहन अपने पुराने सामान के साथ मिले एक छोटे से लेदर के बॉक्स को देखे जा रहा था, जिसके बारे में अंकल जॉन ने उसे बताया था। अंकल जॉन भी उस बॉक्स को आज तक खोल नहीं पाए थे। इस बॉक्स में ऐसा क्या हो सकता है? बॉक्स पर एक पुराना जंग लगा हुआ ताला था। रोहन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और एक झटके में उस ताले को तोड़ दिया। ताला टूटते ही रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। बॉक्स के अंदर मखमल के कपड़े में लिपटी कुछ चीजें रखी थी। रोहन ने टटोल कर देखा तो उसे 3-4 फोटोज के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला जो पूरी तरह से पीला पड़ गया था। लिफाफे पर लिखा था, मेरे बेटे रोहन के लिए। ये पढ़कर रोहन के हाथ कांपने लगे। यह उसके माता पिता का लेटर था। वो अपने धड़कते हुए दिल के साथ धीरे धीरे उस लिफाफे को खोलने लगा। खत की लिखावट बहुत पुरानी थी। रोहन एक एक शब्द को हाथ लगाकर महसूस कर रहा था। रोहन, मेरे बेटे, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे पास नहीं है, और शायद तुम्हें अपनी सच्चाई का अंदाजा होने लगा है, क्योंकि इन बॉक्स को आम इंसान नहीं खोल सकता था। रोहन बेटा, मैं जानता हूँ जो ताकत तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें बेचैन करने लगी है। तुम्हें इस ताकत से डर भी लगने लगा है, लेकिन डरो मत बेटा। ये ताकत कोई श्राप नहीं, हमारी विरासत है। हम चांद के बच्चे हैं, लाइकैन, अपनी प्रजाति के रक्षक हैं हम। हमारा खून सदियों से पवित्र रहा है बेटे, इसीलिए हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन हमारी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है रोहन बेटे। रोहन ने पन्ना पलट कर देखा तो लेटर के अगले हिस्से में लिखावट बदल गई थी। ये लिखावट रोहन की माँ की थी। रोहन बेटा, कुछ लोग हमारी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो इसे एक हथियार बनाकर दुनिया पर राज करना चाहते हैं। उन्हीं में से एक है विक्रम वर्मा नाम का आदमी। उसने अपनी ताकत और पैसे से हमारे झुंड का जीना मुश्किल कर दिया है, इसीलिए हमें तुम्हें छुपाना पड़ा। तुम्हें इंसानों की दुनिया में भेजना पड़ा ताकि तुम विक्रम वर्मा की नजरों से दूर और सेफ रहो। बेटा, तुम सबसे स्पेशल इंसानी भेड़िया हो। हमने बचपन में ही तुम्हारी ताकत भांप ली थी, और विक्रम जिस ताकत को हासिल करना चाहता है वो तुम्हारे खून में है। वो तुम्हारे ऊपर अपना प्रयोग करना चाहता है ताकि वो खुद इस दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर आदमी बन सके। इसलिए हम दोनों को तुम्हें अपने से दूर करने का कदम उठाना पड़ा। लेटर पढ़ते हुए रोहन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका दिल भारी होता जा रहा था। याद रखना बेटा, तुम्हारी ताकत गुस्से से नहीं, प्यार से काबू में आएगी। जब तुम किसी की हिफाजत के लिए लड़ोगे तब तुम अपनी असली ताकत को पहचानोगे रोहन। ये लॉकेट, ये हमारी विरासत की निशानी है बेटा। ये तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।
लेटर खत्म हो गया और रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे अपने सारे जवाब मिल गए थे। उसकी ताकत एक श्राप नहीं, एक विरासत थी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके माता पिता का प्यार और उनकी जिम्मेदारी थी, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन विक्रम वर्मा। मम्मी, पापा, मैं आपके बलिदान को बेकार नहीं जाने दूंगा। विक्रम वर्मा, तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तू बचेगा नहीं। ये बात कहते हुए रोहन की आंखों में एक नया जुनून दिखाई दे रहा था। लेटर पढ़ते हुए उसे एक पल के लिए लगा जैसे वो अपने माँ बाप के पास हो, लेकिन तभी अचानक उसे अपने मोबाइल में श्रेया की फोटो दिखाई दी। श्रेया को बताना ठीक रहेगा या नहीं? उसे पहले ही मेरी वजह से बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी हैं। श्रेया का ख्याल आते ही रोहन का दिल पसीज गया। वो श्रेया को किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश माथुर की इन्वेस्टिगेशन उन्हें वर्मा इंडस्ट्रीज के आलीशान हेडक्वार्टर्स तक ले आई थी। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि शहर में हो रहे हमलों से विक्रम वर्मा का कोई न कोई कनेक्शन था। एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे मिस्टर विक्रम वर्मा से मिलना है। सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के आप उनसे नहीं मिल सकते। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो दिखाइए, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। ये विक्रम सर के ही ऑर्डर हैं। प्रकाश जानते थे कि बिना सबूत और वारंट के वो उस बिल्डिंग के अंदर कदम नहीं रख सकते, इसलिए उनके कदम वहीं रुक गए। अगली बार अपॉइंटमेंट नहीं, सर्च वारंट लेकर आऊंगा, समझ गए? कह देना अपने सर से। ये कहते हुए प्रकाश ने वापस जाने के लिए कदम मोड़ लिए। वहीं टॉप फ्लोर पर विक्रम वर्मा अपने ऑफिस की खिड़की से प्रकाश को जाते हुए देख रहा था। प्रकाश को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो तुम यहाँ तक आ ही गए जासूसी करने के लिए। यहाँ तक तो आ गए हो, लेकिन कभी सच तक नहीं पहुँच पाओगे। शहर में ऐसा कोई पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ है जो मुझे पकड़ सके। बस मुझे अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। ये सोचते हुए विक्रम वर्मा लैब की तरफ चला गया। प्रकाश को गेट में देखने के बाद विक्रम वर्मा ने अपनी रिसर्च को और तेज कर दिया। हमें प्रोसेस को तेज करना होगा। प्रकाश चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ भी करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। लेकिन सर, बिना प्योर ब्लड सैंपल के अगर हमने सिंथेटिक डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। सब्जेक्ट्स बेकाबू हो सकते हैं। मुझे परवाह नहीं, हमारे पास जो सैंपल है उन्हीं पर काम तेज करो और रोहन को पकड़ने का प्लान तैयार करो। मुझे वो लड़का 24 घंटे के अंदर इस लैब में चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें पूरे शहर में तबाही ही क्यों न मचानी पड़े। मैं और वेट नहीं कर सकता। विक्रम वर्मा अब और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अपने माता पिता का लिखा लेटर पढ़ने के बाद रोहन की दुनिया बदल चुकी थी। उसे अपने वजूद का मकसद मिल गया था, लेकिन इस सच के साथ एक और गहरा एहसास जुड़ा था। श्रेया। खत में लिखी हर बात उसे श्रेया की याद दिला रही थी। तुम्हारी ताकत प्यार से काबू में आएगी जब तुम किसी की हिफाजत के लिए लड़ोगे। मैं श्रेया से दूर नहीं रह सकता। वो मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मेरे माँ बाप ने एक दूसरे के लिए अपनी दुनिया छोड़ दी और मैं अपने प्यार को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, मुझे श्रेया को सब कुछ बताना होगा। मुझे उस पर भरोसा करना होगा। इस नए इरादे के साथ उसने अपना मोबाइल उठाया और एक मैसेज टाइप करके श्रेया के नंबर पर भेज दिया। श्रेया, मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हो और मैं भी अपनी जिंदगी का हर हिस्सा तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल सुबह कॉलेज की छत पर मिलते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये मैसेज भेजकर रोहन खिड़की से चांद की तरफ देखने लगा। अगली सुबह रोहन कॉलेज की छत पर खड़ा श्रेया का इंतजार कर रहा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था और कुछ ही देर बाद छत का दरवाजा खुला। सामने श्रेया खड़ी थी और उसकी आंखों में ढेरों सवाल थे। क्या हुआ रोहन, सब ठीक तो है? तुम्हें ऐसी क्या बात करनी है जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? श्रेया, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद तुम्हें उस पर यकीन ना हो। रोहन, मुझे पूरा यकीन है। मैं एक बार तुम पर शक करने की गलती कर चुकी हूँ, बार बार नहीं करना चाहती। फिर क्या था? रोहन ने गहरी सांस लेकर श्रेया को सब कुछ बता दिया। अपने माँ बाप के बारे में, उनके लॉ कैंप होने के बारे में और उस लेटर के बारे में जिसमें विक्रम वर्मा का जिक्र था। ये सारी बातें सुनकर श्रेया की आंखों की कोर गीली हो गई। विक्रम वर्मा ताकत के लालच में अंधा हो गया और अब वो मेरे पीछे पड़ गया।
वो मुझे अपनी किसी खतरनाक रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो बहुत पावरफुल है श्रेया, और अब वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात सुनते ही श्रेया हैरान हो गई, मगर रोहन ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, श्रेया, मेरे साथ रहने में तुम्हें होठ रख दिए। दोनों पूरी दुनिया को भूलकर एक दूसरे को किस करने लगे। जब दोनों के जज्बात थोड़े संभले तो श्रेया ने कहा, चलो चलते हैं। श्रेया ने आगे जाने के लिए कदम बढ़ा लिए, लेकिन उसी वक्त तेज हवा चलने लगी और उस हवा से छत पर लगा वाटर टैंक का भारी सपोर्ट टूट गया और तेजी से श्रेया की तरफ लुढ़कने लगा। श्रेया हटो। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि श्रेया समझ नहीं पाई। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से टैंक सपोर्ट को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। टैंक श्रेया से बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। श्रेया ने डर की मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रोहन हक्का बक्का रह गया। श्रेया ने अनजाने में ही अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और हवा में ही उस लोहे के टैंक सपोर्ट को उठाकर दूर फेंक दिया। रोहन ये देखकर भौचक्का रह गया। वहीं श्रेया ने आंखें खोली तो टैंक सपोर्ट दूर हवा में झूल रहा था। ये क्या, कैसे हुआ? ये कैसे पॉसिबल है? ऐसी ताकत, ये तो। श्रेया अपने हाथों को हैरानी से देखे जा रही थी। उसे अचानक अपना सपना याद आ गया, जिसमें सफेद भेड़िया उससे बात कर रहा था। तुम्हारे अंदर भी वही खून है, तुम्हारे अपने ने ही तुम्हें ये तोहफा दिया है। ये बात याद करके श्रेया के रोंगटे खड़े हो गए।